Assalamu alaikum. I'm Ahmed Ali Naqvi and you are watching World in Focus with Ahmed Ali Naqvi. नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम इसराइल हमास जो कॉन्फ्लिक्ट है उस हवाले से एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन पे बात करेंगे जो कि एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट है, दैट इज़ हमास। हम आज की इस एपिसोड में हमास के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे कि हमास की ओरिजिन क्या है, हमास की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, इसकी आइडियालॉजी क्या है, गवर्नेंस क्या है और इसके जो टॉप लीडर्स हैं कौन से हैं। तो एक बेसिक प्रोफाइल कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे अबाउट हमास, ताकि हमें अंडरस्टैंड हो सके, ताकि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें कि जो हमास के ऑपरेशंस हैं और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें हमास की जो असलियत है वो क्या है, व्हाट इज़ हमास बाय इटसेल्फ। तो नाज़रीन, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमास की ओरिजिन के हवाले से। तो हमास वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1987। हमने देखा कि जो 1987 में उस वक्त के जो एक प्रीचर थे, एक इमाम थे मस्जिद के, जो जिनका नाम था शेख अहमद यासीन, जिनका ताल्लुक इजिप्ट के अंदर पैदा होने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको उर्दू में हम इख्वानुल मुस्लिमून कहते हैं और इंग्लिश में मुस्लिम ब्रदरहुड कहते हैं, जो कि 1940s में जिसकी बुनियाद रखी गई, जो कि आज भी मौजूद है, आल्दो प्रोस्क्राइब्ड है, बट उस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते थे। और ऑब्वियसली ही वाज इंस्पायर्ड बाय मुस्लिम ब्रदरहुड व्हेन ही विजिटेड कायरो, और वहाँ से उन्होंने इंस्पिरेशन ली। देन ही वर्कड इन द वेस्ट बैंक जो फ़लस्तीनियन टेरिटरी है, और फिर जो उन्होंने गज़ा में काम किया और वहीं पे गज़ा में उन्होंने 1987 में उसकी बुनियाद रखी। बट इसकी बुनियाद की जो इमीडिएट फैक्टर था दैट वाज द इंतफादा I, जिसको हम फर्स्ट अपराइजिंग या द फर्स्ट रेजिस्टेंस बाय द पैलेस्टीनियंस कह सकते हैं। दैट वाज अ ब्लडीड काइंड ऑफ अपराइजिंग, एक ब्लडशेड हुआ उसके अंदर, बहुत सारे पैलेस्टीनियंस मारे गए, बहुत से इजराइलीज़ मारे गए उस अपराइजिंग में। और उस अपराइजिंग के कुछ दिनों के बाद हमास की जो है वो ऑफिशियली बुनियाद रखी गई बाय शेख अहमद यासीन। नाज़रीन, फ्राम दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स हम देखते हैं कि जो उसके करंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक उसका मिलिटेंट विंग है, एक उसका पॉलिटिकल विंग है। जो पॉलिटिकल विंग है उसको लीड कर रहे हैं आजकल इस्माइल हानिया, जो कि लीडर हैं हमास के 2017 से, और 2017 में उन्होंने खालिद मिशेल से जो है वो चार्ज लिया था। हमास वाज प्राइमरली इस्टेब्लिश्ड इन पैलेस्टीनियन टेरिटरीज़, गज़ा में उसकी बुनियाद रखी गई, वेस्ट बैंक में भी ऑपरेट करती रही, लेकिन ऑब्वियसली इट वाज रेजिस्टेड। और हमने देखा कि उसके जो पॉलिटिकल विंग है दैट हैज़ बीन हिस्टोरिकली बेस्ड इन डिफरेंट स्टेट्स, जैसे वो सीरिया में भी बेस्ड रही, आजकल उसकी लीडरशिप जो है वो कतर में भी है, और उसके बारे में कहते हैं कि उसके बहुत सारे जो ऑफिस हैं वो टर्की में भी हैं और साथ में इजिप्ट के अंदर भी मौजूद हैं। तो इट हैज़ इट्स प्रेजेंस इन अक्रॉस दैट रीजन एज वेल, बट ओरिजिनली इट स्टैंड्स टू बी बेस्ड इन दी पैलेस्टीनियन टेरिटरीज़, वेस्ट बैंक एंड गज़ा, और हम जानते हैं कि आजकल ये गज़ा में प्रीडोमिनेटली मौजूद है। अब नाज़रीन आते हैं इसकी ओरिजिन के हवाले से कि वाई इट वाज क्रिएटेड। देयर आर डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस टू एज वाई दिस हमास वाज क्रिएटेड। One of the explanation is that Hamas was created as a result of the Intifada and it was inspired from the Muslim Brotherhood in Egypt. और जिस मैंने पहले कहा कि उसके जो लीडर थे he was a member of the Muslim Brotherhood in the past, और वहाँ कायरो में उन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड को स्टडी किया, ऑब्जर्व किया, and based on that inspiration he actually created Hamas. So it was an organically developed organization by the leader of that time, Sheikh Ahmed Yaseen, जो कि later on इसराइल की एयर स्ट्राइक्स में मारे गए थे in 2004 in Gaza. The second argument given by the many scholars is that the Hamas creation was directly linked with the gradual diminishing of the PLO's prestige, PLO's importance in the eyes of the Palestinians. और हम देखते हैं कि PLO which was established as a militant group in 1964 वो राइज में जाती है, पॉपुलराइज होती है, especially when it starts targeting the Israelis. उसके अलावा एक आर्म सर्कल शुरू करती है, हाईजैकिंग वगैरह शुरू करती है। बट ग्रेजुअली PLO वाज एक्सपेल्ड फ्राम मैनी अरब स्टेट्स, फ्राम जॉर्डन, फ्राम मोरक्को, फ्राम लेबनान। और इसी वजह से जो PLO है उसकी जो एक पब्लिक वर्थ थी, जो पब्लिक उसका इमेज था, इट वाज ग्रेजुअली डिग्रेडिंग, और देयरफॉर देयर वाज अ वैक्यूम व्हिच वाज फिल्ड बाय द क्रिएशन ऑफ हमास। सो हमास वाज क्रिएटेड बिकॉज PLO's prestige was gradually declining। और हम जानते हैं कि आज भी अगर हम बात करें पैलेस्टाइन के अंदर, तो उन पैलेस्टीनियन टेरिटरीज़ के अंदर हमास, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पब्लिक सर्वेज, हमास इज़ मोर पॉपुलर दैन द PLO। सो कहीं ना कहीं पे ये जो PLO का फेलियर था, दैट वाज द रीज़न वाई हमास वाज अल्टीमेटली क्रिएटेड, एंड दैट्स वाई हमास इज़ वेरी पॉपुलर इन द पैलेस्टीनियन टेरिटरीज़। द थर्ड theory is that Hamas was created because of the religious agendas.
हमने जैसा देखते हैं कि मुस्लिम ब्रदरहुड एक जिहाद के नाम पे बनी. PLO on the other hand was a kind of a secular organization which was fighting for the land of Palestinians, while Hamas has brought a religious touch to it. हम जानते हैं नाज़रीन कि 1970s और 80s में जो मिडिल ईस्ट है उसके अंदर जो रिलीजियस एलिमेंट है वो डोमिनेट करता है. हम चाहे हिजबुल्लाह की बर्थ देखें, हम चाहे ईरान के अंदर रेवोल्यूशन देखें, चाहे हम लेबनान के अंदर और बहुत सारी डेवलपमेंट देखें, या चाहे अफ़गान जहाद देखें, तो हमें मिलिट्राइजेशन ऑफ द इस्लामिक आइडियोलॉजी जो है वो नज़र आती है. और हमास वाज द फर्स्ट religious based organization that was a religious based militant organization that was established on the Palestinian land for the freedom of the Palestinians. तो कहीं ना कहीं पे PLO के साथ मसला यह था कि it was a secular organization, so those elements who believed in the religious fight against the Israelis, they were the ones who established the Hamas, and they were primarily inspired by the Muslim Brotherhood in Egypt, which was again a militant group at that time. Fourth and last is many statements that are attributed to the PLO, and there are many skeptics among the Muslim world who believe that Hamas was deliberately created by the Israelis indirectly in order to create a division within the Palestinians. So it was. It doesn't mean that Hamas is an agent of the Israelis, but Hamas creation was facilitated by the Israelis in order to create a split within the Palestinians and weaken their cause. But again, we generally call it the conspiracy theory, but most of this theory is originating from the PLO, which has historically blamed Hamas to be the team B for the Israelis. Let's come to its ideological and tactical foundations. नाज़रीन, जो हमास है जैसे मैंने पहले कहा, it was based on and inspired from the Muslim Brotherhood, and it was based on the religious ideological considerations. और हम देखते हैं कि ये जो हमास है इसका जो ऑफिशियल जो स्लोगनिंग रही है, जो इसके ऑफिशियल स्लोगन्स रहे हैं, जो ऑफिशियल इसकी पॉलिसीज़ रही हैं, स्टेटमेंट रही हैं, दे हैव ऑल बीन ड्रिवन बाय द इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी. All of their wars have been declared to be jihad, and they have to be those who were killed, they were called martyrs, and the religious kind of symbols are used by Hamas. And even जो recent attack हुआ 7 अक्टूबर को उन्होंने इजराइल पे हमला किया, उसको भी लिंक किया गया मस्जिद अक्सा के साथ, एक रिलीजियस कॉन्टेक्शन जो है वो दी गई वहाँ पे. सेकेंडली नाज़रीन, अगर हम बात करें तो जो हमास है उसके अगर हम आइडियोलॉजिकल पोजीशन की बात करें तो जहाँ पे एक या टेक्निकल पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे एक उनका militant wing है which carries out the kind of militant activities, which carries out militant attacks against the Israeli military as well as the civilians. But there is a political wing which actually maintains the international relations, और हम जानते हैं कि उसी वजह से हमास जो है वो बहुत सारे मुल्कों में it has sympathies, it has contacts around the world, especially the Middle Eastern world, and that thing is dealt with by the political wing. जो militant wing है, it is mainly based in Palestine, based in Gaza, and which carries out attacks against the Israelis. उसी के अंदर से हम देखते हैं कि 2023 में जो 7 अक्टूबर को हमला हुआ, दैट वाज एक्चुअली कैरिड आउट बाय द मिलिटेंट विंग, जिसको हम रेजिस्टेंस भी कहते हैं उसको जनरली, और हमास का जो विंग है उसको हम जो अलक्सा ब्रिगेड भी है, उसके अंदर डिफरेंट जो फैक्शंस हैं वो मौजूद हैं जाकर. सो कहीं ना कहीं पे इसकी जो टैक्टिक्स हैं, दे आर दे फायर रॉकेट अटैक्स अगेंस्ट इजराइलीज, दे आर इन्वॉल्व इन द किडनैपिंग्स, बट इट हैज़ हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट हमास कैरिड आउट सच अ वास्ट स्केल attack against the Israelis along with the Palestinian Islamic Jihad group, और ये coordination के साथ हमला हुआ, which was a surprise one because nobody predicted Hamas would be able to carry out such a huge strike and would be able to capture hundreds of Israelis. Previously हम देखते हैं कि जब भी हमास ने हमले किए उसमें कुछ Israelis मारे गए और हार्डली कोई 1-2 लोग होंगे जिनको हॉस्टेज बनाया गया, जिसके बदले में Hamas was able to make releases for its own militants. So Hamas की जो आइडियोलॉजी और टैक्टिक्स हैं, they are based on religion and they are tactically like a guerrilla group that carried out occasional strikes against the Israelis. Another important aspect of Hamas is its funding, as has been believed mostly by the Western scholars and Western intelligence officials, that Hamas is funded by the 3 main sources. One, it is funded by the Iranians, who has historically been supportive of Hamas and they have been supporting the cause of Hamas. The second is the जो अरब के अंदर चैरिटीज़ हैं, पर्शियन गल्फ के अंदर रिच चैरिटीज़ हैं, वो डोनेशंस हैं वो हमास को जाती हैं, दोज हु सिम्पथाइज विद हमास थ्रू इनफॉर्मल चैनल्स. और थर्ड वन इज़ द बिलीव दैट हमास गवर्न्स द गज़ा एंड देयरफॉर इट एक्चुअली जनरेट्स अ लॉट ऑफ मनी, चाहे वो फार्मल तरीके से हो या इनफॉर्मल तरीके से हो, थ्रू टैक्सेस और नॉन टैक्सेस इन गज़ा बाय कंट्रोलिंग गज़ा. सो कहीं ना कहीं पे हमास के यानी सेल्फ जनरेटिंग सोर्सेज हैं और 2 एक्सटर्नल सोर्सेज हैं. वन इज़ ईरान and the other is the donation and charities from
the Persian Gulf region. And because of the same reasons, हमने देखा कि 2007 से onwards Israel has been having a naval blockade of Gaza, and the purpose was to not just curb the militant activities but also to limit the sources of finances for the Hamas. अब आते हैं नाज़रीन लास्ट पॉइंट के ऊपर, दैट इज़ गवर्नेंस ऑफ हमास. हम जानते हैं कि हमास वाज नेवर मेंट टू बी अ पॉलिटिकल पार्टी, बट लेटर ऑन ऑब्वियसली इट ग्रेजुअली रियलाइजेज that the armed struggle is not everything, therefore they established a political wing. और हमने देखा कि they started taking part in, particularly when the Oslo Accord failed in 2000. उसके बाद हमास ने क्या किया, they started participating in elections. और हमने देखा कि 2006 के जो इलेक्शन हुए, इन इलेक्शंस के अंदर हमास got the majority, but PLO rejected to transfer the power. They refused to transfer the power to Hamas, mainly because of the fear that Hamas does not accept Israel as a state, while the PLO recognizes Israel as a state since the Oslo Accords. तो कहीं ना कहीं पे अगर Hamas power में आ जाती है तो that would deny Israel, and it would also deny the Palestinians international help, especially coming from the Europeans who consider Hamas, most of them consider Hamas as a terrorist group. So keeping in mind the larger Palestinian interests, the PLO and Hamas they developed a conflict, और हमने देखा कि उस कॉन्फ्लिक्ट के में Palestinians are divided. जो वेस्ट बैंक है in 2006 and 7, that is under the control of the PLO, and Gaza is being under the control of the Hamas. And it is generally believed that जो Hamas है that is not so popular in West Bank as compared to Gaza, and same is said about the PLO. PLO is more popular in the West Bank than it is in the Gaza. So obviously इस बात का डायरेक्ट लिंक है नाज़रीन इस बात से, because के जो करंट इजरायली ऑपरेशन है, it is meant to establish a Palestinian Authority government in Gaza, but Palestinian Authority के जो लीडर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं और जो प्रेसिडेंट हैं महमूद अब्बास, they have been categorically refusing to establish a government in Gaza, and obviously this would likely to complicate the Israeli efforts to completely remove Hamas from the Gaza territory. अब नाज़रीन गवर्नेंस के अंदर इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिंस 2007 दे आर गवर्निंग गज़ा, और इट इज़ जनरली बिलीव दैट बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन रिलीजियस आइडियोलॉजी, देयरफॉर उनकी जो गवर्नेंस है उसके अंदर भी हमें रिलीजन का एक एलिमेंट नज़र आता है. देयर आर सम स्ट्रिक्ट रिलीजियस शरिया बेस्ड कोड्स, एंड देयर इज़ नॉट स्ट्रिक्ट बट स्टिल सेग्रीगेशन ऑफ द जेंडर्स, एंड देयर आर लॉज दैट आर प्राइमरली बेस्ड ऑन इस्लाम, ऑल्दो वेस्ट बैंक के अंदर भी है, बट हमास के अंदर दे आर जनरली फॉलोड. मीडिया रिस्ट्रिक्शंस हैं, सेंसरशिप्स मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं पे एक रिलीजियस आइडियोलॉजिकल पोजीशन पे गवर्न करते हैं. विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी, इट इज़ वेरी इफेक्टिव बिकॉज इट इज़ बिलीव दैट हमास इज़ वेरी प्रोफिशिएंट, वेरी एफिशिएंट. It is very efficient in providing service delivery largely to the people of Gaza, and that is one of the reasons why the people of Gaza are relatively more satisfied with Hamas despite Israel's heavy losses to them. The large population of the Gaza, जो कि 2.2 million है, they stand behind the Hamas, and this is the popular support of Hamas that is actually going to complicate the Israeli operation against the Hamas. So to conclude नाज़रीन हम कह सकते हैं Hamas is a very very important organization. It is an organization that has changed and that is likely to change the shape of Middle East in the last 2 decades, and it is likely to be very very important factor in the upcoming days and months. How Israeli military operation goes ahead, and how international support continues to stand behind Israel, that will be the defining element for the future of Hamas. Let's hope नाज़रीन that whatever happens, the ultimate जो peace है that prevails in this region. Thank you so much for watching this program. Kindly like this video, share it and subscribe this channel. Allah Hafiz.